हेलो दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल के इस छोटे से एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सारे फैक्ट्स को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आप बस अंत तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाली है इस वीडियो से और आप आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये मेरा वाइट बोर्ड है तो मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं होती, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, तो मुझे कुछ पेपर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगर हम अनुच्छेद के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। आज हम इस नीति निर्देशक तत्व में जानेंगे कि कौन इसके बारे में क्या कहा। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके बारे में क्या कहा, और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तुरंत फटाक से। ठीक है, जो भी हाल ही के एग्जामों में बार बार रिपीट होते आए। तो चलिए हम लोग इसे लिखते चलते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर अनुच्छेद के बारे में बात करूं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख है। कितना? 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड में खुद ये 1937 में बनाया गया था। ठीक है, कि कौन सा देश से लिया गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन से देश से लिया गया। कौन से, तो मैं सिर्फ स्रोत लिख देता हूँ। ठीक है, स्रोत लिख देता हूँ, स्रोत। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा है कि यह संविधान की अनोखी विशेषता है। दोस्तों, अब विश्वास माने एक क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता कहकर किसने बताया है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक व्यक्ति और है, उनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ मौलिक अधिकार दोनों को संविधान की प्रमुख आत्मा के बारे में कहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा इसके बारे में? तो ये संविधान की अनोखी विशेषता है, संविधान की अनोखी विशेषता है, अनोखी विशेषता। ठीक है, और इसी के बाद ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, ये संविधान का मूल आत्मा है, संविधान का मूल आत्मा है। अब हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। जैसे आर्टिकल, मतलब जो अभी हाल ही के एग्जामों में बस पूछते आया, जो रिलेवेंट नहीं एग्जाम से, जो इंपॉर्टेंट नहीं, हम उसे क्यों पढ़ेंगे। जैसे आर्टिकल 39 के सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है समान न्याय और विधिक सहायता लिखा हुआ है। ठीक है, विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में प्रसूति सहायता के बारे में दिया हुआ है। 43 में दिया हुआ है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 39 के का पे लिखते हैं। ठीक है, 39 के का में क्या लिखा हुआ है? तो 39 के का में लिखा हुआ है, तो दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, इधर जगह नहीं लेगा, चलिए देखता हूँ जहाँ तक हटेगा मैं यहाँ से इसको लिखते जाता हूँ। अनुच्छेद 39 के का में क्या लिखा हुआ है? तो समान न्याय, समान न्याय
और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, है ना, किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 39 का सब सेक्शन ए में लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, क्या? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 41 पढ़ लेते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 41 लिखा हुआ दोस्तों, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है। क्या? काम, शिक्षा और लोक सहायता, और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है। किस में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 42 में हम लोग जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अनुच्छेद 42 में दोस्तों प्रसूति सहायता के बारे में लिखा गया है, जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है। प्रसूति सहायता, प्रसूति का मतलब आप लोग सब समझ रहे होंगे। ठीक है। प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 इसी में लिख देता हूँ कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कि अगर कोई व्यक्ति काम किया है तो उसकी कोई निश्चित मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है। कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, है ना। निर्वाह मजदूरी है। अनुच्छेद 44 में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल सहायता, है ना। क्या? एक समान सिविल सहायता संहिता। अगर पूछेगा कि एक समान सिविल संहिता भारत के कौन से राज्य में लागू है, तो आपका आंसर होगा गोवा। क्या? गोवा। अनुच्छेद 45 हम लोग यहीं पे लिखते हैं। अनुच्छेद 45 में दोस्तों कि बालकों को निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों अनुच्छेद 45 एनटीपीसी का मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। हालांकि मुझे ही क्वेश्चन पूछा था। तो बालकों का निःशुल्क सेवा, बालकों को निःशुल्क शिक्षा, दोस्तों मैं सेवा कह रहा हुआ तो सॉरी, निःशुल्क शिक्षा, है ना, अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। अब अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कृषि और पशुपालन के बारे में, उसी में गौ हत्या के प्रतिषेध के बारे में भी लिखा हुआ है, इसलिए अनुच्छेद 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के बारे में लिखा हुआ है। क्या? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन के बारे में लिखा हुआ अनुच्छेद 48 में। अब मैं कहाँ लिख दूँ? अनुच्छेद 48 के का में यहीं लिख देता हूँ। अनुच्छेद 48 के का में लिखा हुआ है पर्यावरण का संरक्षण। क्या? पर्यावरण का संरक्षण लिखा हुआ है। अब मेरा बोर्ड में जगह नहीं है दोस्तों, मैं आपको ओरली 2-3 और मैं बोल देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही में एग्जाम में पूछा हुआ था, वरना मैं नहीं बताता। अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करना। क्या? कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान हैं, स्मारक हैं, वस्तुएं हैं, उनकी रक्षा करना। आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में दोस्तों लिखा हुआ है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब इसे हम लोग मिटाते हैं। दोस्तों वीडियो इसलिए लंबी हो रही है, अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो स्लो है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी में तो सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस समय सबकी हवा निकल जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ठीक है।
क्या है कि संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम वर्ष 2009 में पारित किया गया था। दोस्तों ये 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ग्रुप डी में एक बार पूछा हुआ है और एक एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ है। तो कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर होगा 2009 में। ठीक है, संसद के द्वारा निःशुल्क कि संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का पारित हुआ? तो आपका आंसर होगा 2009 में पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, 2009 में पारित हुआ, लेकिन पूरे भारत में लागू 2010 में हुआ। पूरे भारत में लागू कब हुआ? पूरे भारत में लागू कब हुआ? तो 2010 में हुआ। अच्छा, कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो आपका आंसर होगा संविधान संशोधन में क्या होगा आपका आंसर? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 होगा। क्या होगा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है ना। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के जो जितने भी बच्चे हैं उन्हें ये शिक्षा प्राप्त कर सके। कितने? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगर बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 21 का ए में किया गया है। अनुच्छेद 21 का ए में किया है। अगर बच्चा का बात आ गया था, मैं थोड़ा सा 1-2 और बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर 21 के ए में लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 है ना, जो इम्पोर्टेंट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आता है कि जब भारत में आपातकाल लागू होता है तो कौन सा अनुच्छेद, यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होता? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 24 के बारे में बात कर लूँ। अनुच्छेद 24 के बारे में बात कर लूँ तो कारखानों में बाल श्रम का निषेध दिया गया है। कारखानों में बाल श्रम का निषेध दिया गया है अनुच्छेद किसमें? तो 24 में। ठीक है, चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, कि अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करता है। अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आती है। चलिए मैं इसे लिखते जाता हूँ। ठीक है, कि तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा करता है। कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। इस अखिल भारतीय के अंतर्गत 3 सेवा आते हैं। 3 सेवा आते हैं। एक आता है दोस्तों प्रशासनिक सेवा आता है, जैसे क्या बोले इसको, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा आती है जिसे IAS कहते हैं। ठीक है। दूसरी दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा। क्या? भारतीय पुलिस सेवा होती है जिसे कहा जाता है IPS, है ना, इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरी दोस्तों भारतीय वन सेवा,
भारतीय वन सेवा होता है, जिसे IFS कहते हैं, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, इसका वर्णन किस में किया गया, अनुच्छेद किस में किया गया है, तो 80 में किया गया है। राज्यसभा में जो आर्टिकल मतलब ये जो संविधान का आर्टिकल 83 का सब सेक्शन 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अनुच्छेद 83 का सब सेक्शन 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब हो गया चाहे तो कुछ भी कंडीशन आ जाए, ये कभी इसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 6 वर्ष होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में इसके सदस्यों का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या मैंने बताया, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके सदस्य का 1/3 सदस्य क्या होते हैं, तो सेवा निवृत्त हो जाते हैं, है ना। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति को अगर वेतन मिलता है तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही मिलता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता। तो इसके सभापति कौन होते हैं, सभापति कौन होते हैं, आपका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और इसे संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। चलिए इसे भी लिख देता हूँ, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या, उच्च सदन भी कहा जाता है। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर ले, नहीं तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल आपको हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 में पारित कर दिया गया। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट हो गया था और इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको शायद हंसी भी लगेगी। ठीक है, तो इसे कब पारित किया गया था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। चलिए मैं लिखते जाता हूँ, है ना, लेट नहीं करूँगा। दल बदल विरोधी अधिनियम को कब पारित किया गया, तो आपका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 को। ठीक है, अच्छा कौन से अनुसूची में से जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। अनुसूची क्या है इसका, तो 10 है। अनुसूची कितनी है, तो 10 में जोड़ा गया। किसे, दल बदल विरोधी अधिनियम को। चलिए इसका मैं उद्देश्य में लिख देता हूँ। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी एग्जाम में आता है। तो दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना। दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना, है ना, कुप्रथा को समाप्त करना होता है किसका, इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों 1970 मतलब 1960 के दशक में,
ठीक है, कितना 1960 के दशक में भारतीय राजनीति में इतना ज़्यादा प्रचलित था कि कोई भी सदस्य किसी भी दल से चुनकर आ रहा है और अपने पद की लालच में, चाहे तो और भी किसी भी ये चीज़ में के लालच में, वो अपने जो जिस पार्टी से चुनकर आते थे वो किसी दूसरे पार्टी में चले जाते थे। ठीक है, तो तंग आकर इसका जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक संशोधन करके इसे दल बदल विरोधी अधिनियम को लाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि दल बदल विरोधी अधिनियम कब तंग आकर लाया गया और इसे क्यों लाया गया। ठीक है, तो दरअसल अक्टूबर 1967 में, डेट इतना महत्वपूर्ण है, क्यों है अभी आप सुन लीजिए। कब? अक्टूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे, उनका नाम था गयालाल। क्या? गयालाल थे। गयालाल जी क्या किए कि एक दिन में 3 बार दल बदल कर दिए, एक दिन के भीतर 3 बार दल बदल कर दिए। और उनके एक दिन के भीतर 3 बार दल बदल करने के कारण एक राजनीति में एक बहुत बड़ी भूचाल आ गई और राजनीति के इस मुद्दे को इस धारा में लाकर खड़ा कर दिया कि भारतीयों को लगने लगा कि नहीं, और भारतीय के जो जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी लगने लगा कि नहीं, अगर एक दिन के भीतर अगर एक विधायक 3 बार दल बदल कर रहा है और अगर इसके विषय में अगर कोई कानून अगर ना बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है बाद में आकर। तो कुछ का समय लगा, विचार किया गया और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारत में दल बदल कानून को लगाया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि दल बदल कानून होता क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिस पार्टी से चुनकर आया है, अगर वो उस पार्टी से विजेता हो गया है, ठीक है, हारा नहीं, जो हारा उस पर तो लगेगा ही नहीं, जो जिस पार्टी से चुनकर आया है, जो जीता है, अगर उसका मन किसी दूसरे पार्टी में जाने का हो गया तो अगर वो जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। मान के चलिए कि अगर कोई पार्टी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये है, वो अगर बीजेपी से चुन के आए, अगर वो जाना चाहेंगे कांग्रेस में तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लग जाएगा, तो दल बदल कानून लग जाएगा और उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता को निरस्त किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं करी जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं करी जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा नहीं करी जाती है। आपका आंसर होगा संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा। अगर व्यक्ति संसद के लोकसभा का है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। अगर व्यक्ति राज्यसभा से है तो उसके राज्यसभा के सभापति के द्वारा उसकी सदस्यता को रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो अगर व्यक्ति विधानसभा से है तो विधानसभा के सभापति के द्वारा, अगर व्यक्ति विधान परिषद से है, ठीक है, तो विधान परिषद के सभापति के द्वारा उसकी सदस्यता को निरस्त कर दी जाएगी, ना कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री या तो किसी के बिना। ठीक है। इसीलिए जैसे मान के चलिए, तो दल बदल विरोधी जो दल बदल कानून इतना भूचाल में क्यों आया, मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था कि अगर जो व्यक्ति किसी पार्टी से चुनकर आया वो बोलता था कि नहीं भाई मुझे मंत्री बना दो, और फलाना ढिकाना बहुत सारे मंत्रालय को बना दिया गया था। तो बाद में जब व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन होने लगे तो तंग आकर मंत्रियों, तो ये पूरा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का मात्र 15% कर दिया गया, नहीं तो कोई भी किसी को कुछ भी बना देता था। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं कि दल बदल विरोधी अधिनियम कब लाया गया था, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में लाया गया, अनुसूची 10 में है। ठीक है। इसका उद्देश्य होता है कि दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना। 1967 में हरियाणा के विधायक गयालाल जी ने एक दिन के भीतर 3 बार दल बदल किए थे। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो 1947 में सबसे पहले भारत के भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। ठीक है। तो आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा सबसे पहले केंद्रीय बजट को प्रस्तुत कर दिया गया था। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में किसने बजट प्रस्तुत किया था, तो 1860 में किया था। कौन? 7 अप्रैल 1860 में किया था दोस्तों, जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है। मतलब ब्रिटिश काल में। अगर बात करा जाए कि गणतंत्र भारत का, मतलब जब भारत में संविधान लागू हो गया उसके बाद सबसे पहले केंद्रीय बजट को कौन प्रस्तुत किया, तो आपका आंसर होगा दोस्तों जॉन मथाई। चलिए मैं इसे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम
केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर होगा जेम्स विल्सन। क्या? जेम्स विल्सन। इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो 7 अप्रैल 1860 को किया था। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने वाला मंत्री, केंद्रीय बजट को कौन प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर होगा क्या? आर के शनमुखम शेट्टी। मैं सिर्फ शनमुखम शेट्टी लिख देता हूँ। कब किया था? तो 1947 में किया था। अगर पूछा जाए कि गणतंत्र भारत में, क्या गणतंत्र भारत में केंद्रीय बजट को कौन प्रस्तुत किया? केंद्रीय बजट को कौन प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर होगा जॉन मथाई साहब। कौन? जॉन मथाई साहब। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन है। पूछा जाए कि कब? तो 28 फरवरी 1950 को, है ना। चलिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। को समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन को लाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन से कम एवरेज मान लीजिए कि 5-6 फैक्ट तो बताता हूँ। किसी में 20, किसी में 10, किसी में 25, जितना ज़्यादा, हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि कम से कम ही मैं बताऊँ ताकि ज़्यादा समय ना लगे। बाकी आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? क्या? कि किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 23 अक्टूबर 1993 में केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर, ठीक है। और इसके तहत 5 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में चिन्हित किया गया। कौन कौन से समुदाय? तो एक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ठीक है। मैं चलिए इसे लिखते जाता हूँ। कब कौन प्रस्तुत किया? मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो 23 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया। एक अधिसूचना जारी किया और इस अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 समुदाय हुआ। 5 समुदाय को अधिसूचित किया गया, मतलब चिन्हित किया गया। कौन कौन? ईसाई, ठीक है, मुस्लिम, बौद्ध, है ना, उसके बाद सिख और पारसी। लेकिन हाल ही में 30 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 के धारा 2 के अनुच्छेद ग के अंतर्गत जैन को एक अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर अधिसूचित किया। मैं लिख देता हूं, मैंने जो आपको बताया कि 30 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 के धारा 2 के
गा के तहत जैन धर्म को, कौन सा धर्म को, जैन धर्म को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया, अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैं भी की और आपको बताऊं, समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो मैं लास्ट इसे रखता हूं। हालांकि मैं सोच रहा था कि कम से कम 15-17 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा मैं आपको बताऊं। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है अटॉर्नी जनरल को, अर्थात भारत के महान न्यायवादी को। इसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 के सब सेक्शन 1 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, और जो इसका कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। मैं इसे लिख देता हूँ फटाक से। ठीक है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान न्यायवादी। भारत का महान न्यायवादी, भारत का महान न्यायवादी जिसे कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के सब सेक्शन 1 में किया गया है। 76 के सब सेक्शन 1 में किया गया है। इसकी कार्यकाल के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, प्रसाद पर्यंत रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं, कार्यकाल के बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका काम क्या रहता है, इसका कार्य क्या रहता है, किसका? तो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी अर्थात भारत के महान न्यायवादी का कार्य क्या रहता है, तो भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, को कानूनी सलाह देना। दोस्तों, मैं आज का सेशन यहीं तक रखता हूँ, चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आपका कमेंट रहेगा कि नहीं आप और ज़्यादा क्वेश्चन को बताइए, तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन को लाने का मैं प्रयास करूंगा। हालांकि मैं लाया भी हूं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी आपका जैसा कमेंट रहेगा मैं वैसा करूंगा। और अगर आपको मेरा फैक्ट्स और मेरा बताने का आइडिया और मेरा क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।